Good morning everyone. Today's class will discuss about Karo's 2016. हम लोग ऑडिट रिपोर्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कारो के साथ. What is this Karo? Companies, auditors, report order 2016. ऑडिट रिपोर्ट जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है उसके दो पार्ट होते हैं. वन इज मेन ऑडिट रिपोर्ट and the other part is annexer. इस मेन ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? ऑडिटर फॉर्म्स ओपिनियन. वो अपना ओपिनियन देता है कि हमारी रिपोर्ट जिस कंपनी की हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट कैसी है, वेदर इट इज क्लीन, वेदर इट नीड्स टू बी डिस्क्लेम्ड. ये सारी बातें होती है मेन ऑडिट रिपोर्ट में. और ये गवर्न किसके द्वारा किया जाता है? SA 700. Annexer to the main audit report ये बताता है सेक्शन 143(11) और सेक्शन 143(11) स्पेसिफाई करता है कारो 2016. इतनी बात रिपीट करते हैं. सेक्शन 143(11) ये कहता है कि एक ऑडिटर को अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट में कुछ और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी बतानी होंगी, उस कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी देनी होगी. और वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या देनी होगी उसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है कारो 2016. ठीक है. प्रायर टू दिस कारो 2016, इसके पहले क्या हुआ करता था? कारो 2015. ठीक है. उसके भी पहले बात करें तो क्या हुआ करता था? कारो 2003. ठीक है. नाउ इट इज कारो 2016. कारो 2015 में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वाज ऑन 12 क्लॉजेस. 12 क्लॉजेस पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता था, 12 पॉइंट्स पे रिपोर्टिंग होती थी. ठीक है. 16 में ये बढ़ा दिया गया है और इट इज नाउ 16 क्लॉजेस. ठीक है. ये बात एक बात बताइए, जो ऑडिटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे कारो 2015 के तहत 12 क्लॉजेस पे रिपोर्टिंग करनी होती थी, अब 16 क्लॉजेस पे रिपोर्टिंग करनी होती है. बताइए ऑडिटर को अच्छा लगता होगा, खराब लगता होगा? बेकार की बात है. जितनी ज्यादा रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी उतनी परेशानी की बात है. ठीक है. आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? आपको भी खराब लगेगा, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. हमें अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? हमें भी खराब लगेगा, क्योंकि हमें भी 4 पॉइंट ज्यादा पढ़ाने पड़ेंगे. ठीक है. लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको कंफर्ट देने के लिए एक बात बता दें कि कारो 2003 में पता है कितने क्लॉजेस पे रिपोर्टिंग होती थी? 21 क्लॉजेस. ये सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि आपको एक रिलैक्सेशन महसूस हो कि बहुत ज्यादा बर्डन हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है. उसके पहले तक क्या था? 21 क्लॉजेस की रिपोर्टिंग होती थी. ठीक है. सिर्फ ये कारो 2015 चला ही कितने? 1 साल के लिए चला. ठीक है. उसके पहले तक तो ऑडिटर कितनी रिपोर्टिंग करते थे? 21 पॉइंट पे रिपोर्टिंग करते थे, और आज फिलहाल कितनी रिपोर्टिंग करनी होगी? 16 पॉइंट्स पे रिपोर्टिंग करनी होगी. ठीक है बात. अब हम लोग की कवरेज क्या क्या होगी यहाँ पे? हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिन पे कारो अप्लाई नहीं करता है. ठीक है. तो उनको जब हम लिस्ट आउट कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बाकी सभी कंपनीज पे कारो अप्लाई करता है. फिर कारो 2016 कब से अप्लाई करेगा? ठीक है. ये वाली बात पढ़ेंगे. और नेक्स्ट बात उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो कौन से 16 पॉइंट है जिन पे हमें रिपोर्टिंग करनी है. ठीक है. चलिए स्टार्ट कीजिए इसको. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर. In exercise of power conferred by section 143(11) of the Companies Act 2013 and in supersession of the Companies Auditor Order 2015. ठीक है. कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143(11) में ये पावर दिया गया है
कि आप कुछ ऑडिटिंग की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बना सकते हैं, ठीक है, जो ऑडिटर को निभानी पड़ेगी। तो ये सुपरसीड किया गया कारो 2015 को और इसकी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या बना दिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय मेक्स कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 applicable on every audit report issued with effect from 1st April 2016। 1 अप्रैल 2016 से ये कारो 2016 एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 15-16 बाय द ऑडिटर। कौन से फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2015-16, ठीक है। बताइए फाइनेंशियल ईयर 15-16 मतलब बैलेंस शीट डेटेड 31 मार्च 2016। इसकी ऑडिट कब से हो सकती है स्टार्ट, 31 मार्च 2016 की बात से ही होगी, ठीक है। 1/4/2016 से अगर कोई भी रिपोर्ट तैयार कर रहा है ऑडिटर तो कैसी रिपोर्ट तैयार करेगा, विथ रेफरेंस टू कारो 2016। तो प्रैक्टिकली इस समय मार्केट में कौन सी रिपोर्ट बन रही होगी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट बना रहे हैं कंपनी ऑडिट की, वो कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं, कारो 2016, ठीक है। प्रोवाइडेड द ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कारो की रिपोर्टिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं करनी है। व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स में हम सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स भी क्या करते हैं, मर्ज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं, तो उसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको क्या नहीं करना है, कारो की रिपोर्टिंग अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। क्यों नहीं करनी है, बात यह आती है, पता है होल्डिंग कंपनी की जो ऑडिट कर रहा होगा ऑडिटर, वो होल्डिंग कंपनी के बेसिस पे क्या करेगा, कारो की रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है। और जो सब्सिडरी कंपनी की ऑडिट कर रहा होगा ऑडिटर, वो क्या कर रहा होगा, सब्सिडरी कंपनी की ऑडिट किया है तो उसकी अलग से रिपोर्टिंग कर रहा होगा और वो भी क्या अप्लाई कर रहा होगा, कारो, ठीक है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड तैयार होगा तो फिर से कारो की रिपोर्ट तैयार नहीं होगी। क्लियर है बात सबको। It shall apply to every company including a foreign company as defined in section 242 of the Companies Act 2013। Foreign companies पे भी ये अप्लाई करेगा। The order is also applicable to audit of branches। अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड branches। अगर हम HO के ऑडिटर हैं, if I am an auditor of HO, तो हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कारो 2016 की, और जो ब्रांच की ऑडिट कर रहा होगा वो भी क्या करेगा, ऑडिट कारो 2016 की रिपोर्टिंग तैयार करेगा। The order is also applicable to audit of branches of a company, since a branch auditor has the same duties in respect of audit as the company's auditor. It is therefore necessary that the report submitted by the branch auditor contains a statement on all matters specified in the order। एक बात बताइए, जो ब्रांच का ऑडिटर रिपोर्ट तैयार करता है, वो रिपोर्ट तैयार करके किसको देता है, एचओ के ऑडिटर को, ठीक है। ब्रांच का ऑडिटर रिपोर्ट अपनी तैयार करके एचओ के ऑडिटर को देता है। जब वो एचओ के ऑडिटर को देगा तो साथ में और कौन सी रिपोर्ट देगा, मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ कारो 2016 की भी रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो क्या क्या आपने देखा, ये कब से स्टार्ट हो गया है, फाइनेंशियल ईयर 15-16 से स्टार्ट हो चुका है। दूसरी बात आपने देखा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं करेगा। तीसरी बात फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई करेगा, और ब्रांच कंपनी के ऑडिटर जो रिपोर्ट तैयार करके एचओ के ऑडिटर को देंगे उसमें भी कारो 2016 की रिपोर्टिंग जरूरी है, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ वो रिपोर्ट जो शेयर होल्डर्स को दी जाती है उसी में कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नहीं। अगर ब्रांच का ऑडिटर एचओ के ऑडिटर को रिपोर्ट सबमिट करता है तो उसमें भी कारो की रिक्वायरमेंट जरूरी है। कंपनीज नॉट कवर्ड बाय द ऑर्डर, क्या मतलब है ऑर्डर का, इट्स टॉकिंग ऑफ कारो 2016। नंबर 1, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी पे कारो अप्लाई नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है, देखिए कारो है क्या चीज, मेन ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, मेन ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, एक क्लियर वर्डेड स्टेटमेंट जिसमें यह लिखा रहता है कि अकाउंट सही हैं, गलत हैं,
ऑडिटर को कुछ कहना ही नहीं है, ये लिखा होता है, ठीक है। ये तो एक पन्ने की रिपोर्ट है, इसके साथ एक डिटेल्ड क्या लगा होता है, एनेक्सर, ठीक है। और ये एनेक्सर सभी के रिस्पेक्ट में कारो 2016 नहीं होता, कुछ कंपनी का अपना अलग से एनेक्सर है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि बैंकिंग कंपनीज पे कारो 2016 अप्लाई नहीं करता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इनका भी अपना एक एनेक्सर है, इनका अलग एक एनेक्सर है, ठीक है। यहां पे ऑडिटर को कुछ और बातें करनी होती हैं। आप भी सोच के देखिए, क्या बैंकिंग कंपनी में वही बातें ऑडिटर को करनी होती होंगी जो दूसरी कंपनियों में करनी होती हैं? नहीं, बैंकिंग कंपनी में ऑडिटर को बताना होता है कि एनपीएस हैं कि नहीं है, ठीक है, इन्होंने कितने रुपए का एडवांसेस दे रखा है, एडवांसेस सिक्योर्ड हैं कि नहीं है, ये सारी बातें ज्यादा करनी होती हैं, ठीक है। तो निश्चित है बैंकिंग कंपनीज के केस में ऑडिटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एकदम डिफरेंट होती है रिपोर्टिंग की, इसलिए रिपोर्टिंग के जो स्टेटमेंट है एनेक्सर वो भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी के केस में अगर कारो 2016 नहीं लगता तो निश्चित है कुछ और एनेक्सर है, क्या है यहां पे, दैट यू नीड नॉट नो, फिर भी आपको बता देते हैं, दैट इज एलएफएआर, ठीक है। जैसे कारो 2016 कह रहे हैं बाकी कंपनीज में, बैंकिंग कंपनीज में उसी एनेक्सर को क्या बोलते हैं, एलएफएआर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। और जैसा नाम है वैसा ही ये एनेक्सर भी है, ठीक है। तकरीबन 100 पन्ने का ये एनेक्सर होता है, इतना लंबा चौड़ा एनेक्सर होता है कि फिल करना तो छोड़ दीजिए, ऑडिटर का हाथ दर्द होने लग जाता है सिर्फ साइन करने में। 100 पन्ना साइन करना भी अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। तो पूरा फिल करने से ज्यादा एफर्ट कहां लग जाता है, साइन करने में एफर्ट लग जाता है। चलिए देखिए, बैंकिंग कंपनी पे कारो 2016 अप्लाई नहीं करेगा, द ऑर्डर वुड नॉट ऑल्सो अप्लाई इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। कहता है ये एनबीएफसी पे भी अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन कैसी एनबीएफसी, विच कन्वर्ट्स इनटू अ बैंकिंग कंपनी एज ऑन द बैलेंस शीट डेट इज अ बैंकिंग कंपनी। मतलब दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ईयर है। पता है यहां पे वो कंपनी कहलाती थी एनबीएफसी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मान लीजिए यहां पे वो क्या बन गई, बैंकिंग कंपनी। तो एज ऑन 31 मार्च वो क्या थी, बैंकिंग कंपनी थी। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अगर 31 मार्च के पहले पहले बैंकिंग कंपनी बन गई और एज ऑन 31 मार्च वो बैंकिंग कंपनी हो गई तो उस पे भी क्या अप्लाई नहीं करेगा, कारो 2016 अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए फिर से आप हमें बताइएगा, क्या एनबीएफसी पे कारो 2016 अप्लाई करता है? एनबीएफसी पे यस अप्लाई करता है। हम आपको यह सिखा रहे हैं कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अगर 31 मार्च तक क्या बन गई, बैंकिंग कंपनी बन गई, तो उस पे कारो अप्लाई नहीं करेगा। मतलब अप्लाई किस पे नहीं करता है, बैंकिंग कंपनी पे, ठीक है। लेकिन अगर एक एनबीएफसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कन्वर्ट होकर भी बैंकिंग कंपनी बनी है तो उस पे भी कारो अप्लाई नहीं करेगा। हमको यह देखना है कि एज ऑन 31 मार्च वो बैंकिंग कंपनी है कि नहीं। अगर 31 मार्च को एक कंपनी बैंकिंग कंपनी है तो उस पे कारो अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। क्या एनबीएफसी पे अप्लाई करता है? यस, एनबीएफसी पे अप्लाई करता है। इस केस में कारो अप्लाई नहीं करेगा। देखिए हम लिख रहे हैं कारो नॉट एप्लीकेबल। एक दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, देखिए फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर वो क्या थी, एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। क्या कारो अप्लाई करेगा यहां पे? यस, कारो इज एप्लीकेबल। ठीक है, और तो और आपको बता दें, हमने आपको बताया कि कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कितने पॉइंट्स की है, 16 पॉइंट्स की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। और एक पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है, एनबीएफसी के लिए। मतलब अगर आप एनबीएफसी नहीं हो तो एक पॉइंट तो वैसे ही कम हो जाता है, ठीक है। वो भी आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट एक्सक्लूसिवली किसके लिए, एनबीएफसी के लिए ही है। व्हाट इज दिस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कौन होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी उसे कहा जाता है जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, नो बैंकिंग लाइसेंस। बैंक बेसिकली दो काम करती है, एक पैसा लेने का काम और दूसरा पैसा देने का काम। मतलब बोरोइंग एंड लेंडिंग, ठीक है। बोरोइंग का मतलब हो गया डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लेंडिंग करना, ठीक है। पता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी उसे कहते हैं जो लोग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, ठीक है। बताइए गवर्नमेंट क्यों नहीं बैंकिंग के लाइसेंस सबको खुलेआम बांटती है? जिसको बैंक खोलना है बैंक खोल लो।
गवर्नमेंट डरती है कि लोग क्या करेंगे, पैसे एक्सेप्ट करेंगे, डिपॉजिट्स लेंगे पब्लिक से और हो सकता है रफू चक्कर हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो इसलिए कभी भी डिपॉजिट एक्सेप्टेंस करने पे गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है। आप कहते हो कि हमको बैंक का दूसरा वाला काम करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पैसे देने हैं, तो क्या गवर्नमेंट आपको परमिट कर देती है, कहती है हाँ चलिए आप एनबीएफसी खोल लीजिए, ठीक है। तो बैंकिंग लाइसेंस देने में गवर्नमेंट भले आनाकानी करती हो, एनबीएफसी में उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे आप पब्लिक से पैसे ले नहीं रहे हो, आप पब्लिक को पैसे दे रहे हो, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं एक बात और, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम टेकिंग डिपॉजिट्स, ये लोग को डिपॉजिट्स लेने से मना किया जाता है। फिर बाद में चल के इनको डिपॉजिट लेने भी दिया जाता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये मार्केट में क्या करेंगे, 100 करोड़ रुपए बांट देंगे, तो फिर आरबीआई कहती है अच्छा चलो ठीक है एक काम करो, 100 करोड़ रुपए तो मार्केट में बांट रखे हो ना, तो 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट भी ले सकते हो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन रहती है, इनिशियली तो मिलती ही नहीं है कि आप डिपॉजिट ले सकते हो, बाद में धीरे धीरे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन खोली जाती है कि चलिए थोड़ा बहुत ले लीजिए। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो आधी अधूरी बैंक है, ठीक है, लेकिन इन पे कारो अप्लाई होता है, सिर्फ बैंकिंग कंपनीज पे कारो अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड इज इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पे भी कारो अप्लाई नहीं होता। अगर कारो अप्लाई नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, क्या ऑडिटर को यहां पे डिटेल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है, ठीक है, लेकिन इनका अलग से क्या होगा, एक एनेक्सर होगा, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी उन कंपनीज को कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ फॉर्म होती हैं, जैसे कि हम साइंस को प्रमोट करेंगे, रिलीजन को प्रमोट करेंगे, आर्ट को प्रमोट करेंगे, चैरिटी प्रमोट करेंगे, और जितना भी पैसा इनके पास आता है वो सारा क्या करते हैं, इसी कॉज में लगा देते हैं। वो कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो उसी कॉज में लगा देती है जिस कॉज के लिए वो कंपनी बनाई गई है, तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब क्या ये होता है कि ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी, कमाएगी प्रॉफिट, लेकिन कमाए हुए प्रॉफिट को क्या नहीं करेगी, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी एज डिविडेंड, ठीक है। उस प्रॉफिट को वो उसी कॉज में अप्लाई कर देगी जिस कॉज के लिए उसे बनाया गया है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 applies to companies which have been formed or are about to be formed as limited companies for promoting commerce, art, science, religion, charity, or any other useful object, and which apply or intend to apply their profits, if any, or other income in promoting their objects, and prohibit the payment of any dividend to their members. Such companies are usually in the form of clubs, chamber of commerce, research institution, etc. Fourth point, one person company. The biggest change that has been brought by Companies Act 2013 is one person company. ठीक है, 2013 की कंपनीज एक्ट के पहले एक पर्सन कंपनी बना नहीं सकता था। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपको बनानी है तो कितने मेंबर्स चाहिए, कम से कम 2 मेंबर्स। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने एक नई चीज लाई कि आप एक पर्सन भी क्या कर सकता है, कंपनी बना सकता है, ठीक है। वन पर्सन कंपनी मीन्स वन शेयर होल्डर कंपनी, एक शेयर होल्डर की कंपनी, ठीक है। मतलब प्रॉफिट विल बी टेकन बाय वन मेंबर ओनली, ठीक है। सारे 100% शेयर्स किसके होंगे, एक पर्सन के। अच्छा, ऐसी कंपनी में डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, कैन बी मोर देन वन, ठीक है। पता है हमने एक कंपनी बनाई है, 100% प्रॉफिट उसका हम लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट जो उस कंपनी का हो वो 10 लोग मिलकर डिसीजन ले, 5 लोग मिलकर डिसीजन ले, तो क्या हम डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं? यस। हम उनको क्या पे करेंगे, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, लेकिन प्रॉफिट इंटायरली किसको मिलेगा, हम ही को मिलेगा, ठीक है। और कोई प्रॉफिट में शेयर नहीं करेगा, सब कोई अपनी रेम्युनरेशन लेगा, ठीक है। तो सच कंपनीज कैन हैव मोर देन वन डायरेक्टर बट विल हैव ओनली वन शेयर होल्डर, ठीक है। दिस वाज द बिगेस्ट चेंज व्हिच वाज ब्रॉट बाय कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन आपको ये बता दें कि वन पर्सन कंपनी लाइफ टाइम एग्जिस्ट करेगा ऐसा नहीं है। वन पर्सन कंपनी एक लिमिटेड टर्नओवर तक, एक लिमिटेड नेटवर्क तक ही बनाई जा सकती है। मान लीजिए हमने एक वन पर्सन कंपनी बनाई और एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट से ज्यादा मेरा टर्नओवर हो जाता है, तो ऐसे केस में हमें अपनी वन पर्सन कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है, ठीक है।
लेकिन नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब हम कहना चाहते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आप पहले से जानते हो, प्रायर टू कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं और आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो। तो 1 पर्सन कंपनी आज अगर हमने बना भी ली है तो एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट से ज्यादा अगर मेरा टर्नओवर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हो तो अब गवर्नमेंट कहती है कि आप 1 पर्सन कंपनी भी बना सकते हो। ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी पे कारो 2016 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अच्छा, 1 पर्सन कंपनी हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? जैसे एक पब्लिक कंपनी होती है तो उसका नाम क्या होता है? जैसे अगर हमने मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी बनाई तो उसका नाम होगा राज लिमिटेड। अगर हम एक प्राइवेट कंपनी बनाएंगे तो उसका नाम क्या होगा? राज प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम 1 पर्सन कंपनी बनाएंगे तो उसका नाम क्या होगा? राज ओपीसी। ठीक है, जिस तरीके से वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और वर्ड लिमिटेड यूज किया जाता है कंपनी के नाम के आगे, वैसे ही अगर एक ओपीसी है तो उसके नाम के आगे क्या यूज होगा? ओपीसी। इससे ताकि पब्लिक एट लार्ज को पता चल जाए कि दिस इज अ 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, बट 1 पर्सन कंपनी हम हमेशा कंटिन्यू कर पाएंगे? इट्स नॉट श्योर। ऐसा हो सकता है कि मेरा टर्नओवर या नेटवर्थ उस रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट से एक्सीड कर जाए एंड आई विल हैव टू कन्वर्ट लेटर इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? कोई एक शेयर होल्डर एटलीस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? और ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो जब तक हम 1 पर्सन कंपनी है मेरे ऊपर कारो अप्लाई नहीं करेगा। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं आपको कि बताइए जरा इस कंपनी पे कारो अप्लाई करता है कि नहीं करता है, बस आपको सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी एंड आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कारो अप्लाई करता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जनरली वो 5th पॉइंट पे ही होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। यहां पे कैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिफाइन की गई है? कहा गया कि अगर टर्नओवर इतने से कम है, आपका पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इतने से कम है, अगर आपकी बोरोइंग इतने से कम है तो आपके ऊपर क्या नहीं अप्लाई करेगा? कारो 2016। मतलब ऐसा समझ लीजिए वो कहना ये चाहता है कि अगर आपके पास एक छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस पर कारो 2016 अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो कारो किस पे अप्लाई नहीं करता है? एक बार याद कर ले हम लोग, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, देन 1 पर्सन कंपनी एंड लास्टली छोटी वाली प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, यहां पे क्या करेगा कि टर्नओवर, बोरोइंग्स, पेड अप कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस बताएगा कि अगर इससे कम है तो आप क्या करिए? कारो अप्लाई मत करिए। चलिए देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे कारो अप्लाई नहीं करेगा। बताइए पब्लिक कंपनीज पे कारो अप्लाई करेगा? यस करेगा। ठीक है, पब्लिक कंपनीज पे कारो अप्लाई करेगा। आप बोलेंगे यस अप्लाई करेगा। हम कहेंगे प्राइवेट कंपनी पे कारो अप्लाई करेगा, तो आप कहेंगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कौन सी कंपनी पे बेस्ड होते हैं? प्राइवेट कंपनीज। वो आपको प्राइवेट कंपनीज की कुछ इंफॉर्मेशन देता है और आपसे पूछता है कि बताइए ये प्राइवेट कंपनी है, इस पे कारो अप्लाई करेगा कि नहीं। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है या फिर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है तो क्या कह रहा है इस पे कारो अप्लाई? बोलिए, नॉट बीइंग, नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए। क्या? होल्डिंग या सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। यानी अगर होल्डिंग या सब्सिडियरी है ऑफ अ पब्लिक कंपनी तो कारो अप्लाई करेगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए जिसके ऊपर जो कि ना तो होल्डिंग हो ना ही सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। और क्या बात? with a paid up capital and reserve and surplus of not more than 1 crore as on the balance sheet date. पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस की जोड़ कितनी होनी चाहिए? नॉट मोर देन 1 करोड़। नॉट मोर देन 1 करोड़ का मतलब लेस देन इज इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, हम लिख देते हैं आपके लिए। आप भी चाहें तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं जैसा हम लिख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कारो 2016 not applicable if all
कंडीशन, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड। नीचे हम जितनी कंडीशन लिखेंगे ना सारी सेटिस्फाई होगी तब जाके कारो अप्लाई नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात तो उसने क्या बोल दिया, नॉट बीइंग होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़, मतलब लेस देन इज इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए। दूसरी बात, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू 1 करोड़। With a paid up capital and reserve and surplus not more than 1 crore as on the balance sheet date and which does not have total borrowing exceeding 1 crore from any bank or financial institution. Borrowing exceed नहीं करनी चाहिए 1 करोड़ से। तो तीसरी बात, total borrowing less than is equal to 1 crore। देखिए 2016 कारों में ये लिमिट्स को भी चेंज किया गया है, अर्लियर ये लिमिट्स कम होती थी। टोटल बोरोइंग एक्सीडिंग ₹1 crore फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इसका क्या मतलब है, इस बात को ध्यान देंगे। मान लीजिए हमने टर्म लोन ले रखा है, ठीक है, और हमने ओडी भी ले रखी है और मेरे पास कुछ डिबेंचर्स भी हैं, ठीक है। टर्म लोन कितने का है, 90 लाख, डिबेंचर्स कितने का है, 9 लाख। और पता है हमने साल में किसी एक दिन 2 लाख रुपए की ओडी ली थी और जिस दिन ली थी उसके अगले दिन हमने इसकी पेमेंट भी कर दी थी। ओडी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आपने उससे ज्यादा क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आपने किसी दिन 2 लाख रुपए ज्यादा ड्रॉ कर लिए थे और अगले दिन आपने इसको पे भी कर दिया था बैंक को, ठीक है। तो ये बताइए पूरे साल भर आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 99 लाख की, लेकिन एक दिन के लिए क्या हो गया था, 101 लाख। बताइए ऐसी कंपनी है, कारो अप्लाई करेगा कि नहीं, प्राइवेट कंपनी है, करेगा। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए, टोटल बोरोइंग लेस देन इज इक्वल टू 1 करोड़ एट ऑल टाइम्स, हर समय ऐसा होना चाहिए, ठीक है। किसी एक दिन के लिए भी ये लिमिट एक्सीड करती है तो आपके ऊपर कारो अप्लाई हो जाएगा। आगे देखिए, एंड विच डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू, एंड विच डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू, तीसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट, and which does not have a total revenue as disclosed in Schedule 3 to the Companies Act 2013. What is Schedule 3? पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट कौन प्रिस्क्राइब करता है, शेड्यूल 3, ठीक है। तो शेड्यूल 3 में हम लोग क्या दिखाते हैं, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं, रेवेन्यू। व्हाट इज दिस रेवेन्यू, आप इसको टर्नओवर भी बोलते हो, ठीक है। As disclosed in Schedule 3 to the Companies Act 2013, including revenue from discontinuing operation. तो आपको यहाँ पे जो रेवेन्यू लेनी है वो कौन सी रेवेन्यू लेनी है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज वेल एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्या आपको ये बात पता है कि शेड्यूल 3 में कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए अलग अलग पीएल बनाया जाता है। हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं ये अलग कैलकुलेट होता है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं ये अलग कैलकुलेट होता है, और दोनों को ऐड करके टोटल प्रॉफिट बनाया जाता है। व्हाट इज दिस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, व्हाट इज दिस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मान लीजिए हम 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी सी और डी, दीज आर 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है। और मेरी प्लानिंग है कि आने वाले सालों में हम सिर्फ ए बी और सी बनाएंगे, ठीक है। डी को हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे।
तो हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता है कैसे बनाना है। इस 3 प्रोडक्ट की वजह से हम जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो अलग बनाना है, और इसकी वजह से हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो अलग बनाना है, ताकि शेयर होल्डर को ये बात पता चल जाए कि कल को जब हम डी नहीं बनाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, इसलिए आज से हम उनको समझा दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपको प्रॉफिट कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि हम डी तो क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे जो आपको टोटल रेवेन्यू लेनी है वो कौन सी रेवेन्यू लेनी है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की मिला के चेक करनी है। ठीक है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन सिर्फ यही नहीं होता है, मान लीजिए मेरी इंडिया में 5 यूनिट्स चल रही हैं, 5 यूनिट का मतलब 5 फैक्ट्री चल रही है। ठीक है, जिसमें से हम 4 फैक्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे और 1 फैक्ट्री को हम डिसकंटिन्यू करेंगे। तो पता है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा बनाएंगे, 4 फैक्ट्री की वजह से जितना प्रॉफिट आ रहा है वो अलग, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट आ रहा है वो अलग बनाते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब होता है आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो कोई प्रोडक्ट, डिसकंटिन्यू कर रहे हो आप कोई ब्रांच, कोई यूनिट, तो उसके प्रॉफिट स्टेटमेंट को अलग तैयार किया जाता है, उस रेवेन्यू को, उसके खर्चे को अलग लिया जाता है। ठीक है, ये शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन जब आप यहां पे टोटल रेवेन्यू को कंसीडर करोगे तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों की रेवेन्यू को ले लोगे। हाँ, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कारो अप्लाई हो जाएगा। अगर कारो अप्लाई नहीं करना है तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मेरा पेड अप कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस भी कम होना चाहिए, टोटल बोरोइंग भी कम होनी चाहिए, टोटल रेवेन्यू भी जो लिमिट दी गई है उससे कम होनी चाहिए। एक भी लिमिट अगर पार करेंगे तो तुरंत कारो अप्लाई हो जाएगा। इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक्सीड्स ₹10 crore ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टोटल रेवेन्यू लेस देन इज इक्वल टू 10 crore। अब चलिए एक बात समझिएगा, कारो 2016 हमको कौन से फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई करना है, फाइनेंशियल ईयर 15-16। अब हमें एक बात बताइए, ये जो लिमिट्स है हमको कौन से फाइनेंशियल ईयर की चेक करनी होगी, फाइनेंशियल ईयर 15-16 में कारो 2016 अप्लाई होगा कि नहीं, उसके लिए ये लिमिट कौन से ईयर में चेक करनी है, फाइनेंशियल ईयर 15-16 में ही कि फाइनेंशियल ईयर 14-15 में। फाइनेंशियल ईयर 15-16 की जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी उसमें कारो 2016 लगाना है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ये लिमिट्स चेक करनी पड़ेगी। तो ये लिमिट्स कौन से ईयर में चेक करनी है, 15-16 में ही। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट तैयार कब होती है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो जाते हैं। ठीक है, 15-16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करने के बाद ही ना उसकी ऑडिट होगी, और तभी तो ऑडिट रिपोर्ट की बात आएगी। ठीक है, तो 15-16 फाइनेंशियल ईयर पे कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, इसके लिए आपको ये लिमिट भी कहां चेक करनी है, 15-16 में। ठीक है, फिर 16-17 में अप्लाई करेगी कि नहीं, इसके लिए क्या चेक करना है, 16-17 में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जांपल बना रहे हैं, अभी तो बहुत बात करनी है इसके लिए हमें इन सभी पॉइंट्स पे। बस आप ये बताइए कारो अप्लाई करेगा कि नहीं। You have to tell whether Caro 2016 is applicable. बताइए, एप्लीकेबल है। अच्छा, कभी कभी आपको एग्जाम में हो सकता है पूरी इंफॉर्मेशन ना दे, जो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा इग्नोर कर दीजिए। मान लीजिए अगर हम सिर्फ इतनी सी बात देते हैं आपको, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड टर्नओवर 11.66 करोड़, कारो एप्लीकेबल है कि नहीं है,
है, बस एक भी कंडीशन जैसे ही यहां वाली सेटिस्फाई नहीं हुई तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस कैलकुलेशन के लिए बड़ी सारी बातों को ध्यान रखना होगा और उन बातों को हमने लिखा है नोट के अंतर्गत। क्या क्या बात ध्यान देनी होगी? नंबर 1, पेड अप शेयर कैपिटल वुड इंक्लूड बोथ इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहां पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों। ठीक है, जब आप पहला पॉइंट लोगे ना यहाँ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो पेड अप कैपिटल में क्या क्या लोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। उसके बाद एक लाइन लिखी है, शेयर एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल। अगर सिर्फ शेयर एप्लीकेशन मनी आया हुआ है कंपनी के पास तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, जब शेयर अलॉट कर दिया गया है उसके बाद ही आप उसे पेड अप कैपिटल में कंसिडर करेंगे। याद रहेगी ये बात? तो एग्जाम में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं चेक करने के लिए तो वो इसी सब तरीके की बात लिखेगा, वो अलग अलग लिख देगा, इक्विटी शेयर कैपिटल इतना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना, शेयर एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हुआ है इतना। तो आपको क्या क्या कंसीडर करना है? शेयर कैपिटल दोनों ही कंसीडर करनी है, लेकिन हमें शेयर एप्लीकेशन मनी को कंसीडर नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, बोथ कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू रिजर्व शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ ₹1 crore प्रिस्क्राइब फॉर पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स। कहता है यहां रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस बोथ कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स किसे कहते हैं? जितने कैपिटल प्रॉफिट आते हैं उसकी वजह से जो आपने रिजर्व क्रिएट किया दैट इज कैपिटल रिजर्व, और जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं उनकी वजह से रिजर्व क्रिएट हुआ दैट इज रेवेन्यू रिजर्व। जैसे फिक्स्ड एसेट बेच के अगर आपको इनकम आ गई तो वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? अपने आप में एक कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं? जो हम अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाते हैं दैट इज रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, व्हाट इज रीवैल्यूएशन रिजर्व? Is it a capital reserve or revenue reserve? It's a capital reserve. ठीक है, लेकिन ये एक अनरियलाइज्ड कैपिटल रिजर्व है। क्या अंतर है इस कैपिटल रिजर्व में और बाकी दूसरे कैपिटल रिजर्व में? अगर मेरी 10 लाख रुपए की एसेट होती है और हम अगर ये कहते हैं कि ये 10 लाख की एसेट अब 10 लाख की नहीं है, 12 लाख रुपए की हो चुकी है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो यही 2 लाख रुपए क्या है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि मेरी 10 लाख की एसेट अब 10 लाख की नहीं रही, मार्केट के हिसाब से कितनी हो चुकी है? 12 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए क्या है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। और अगर हम अपनी 10 लाख की एसेट को 12 लाख की बेच देते हैं और 12 लाख रुपए रियलाइज कर लेते हैं तो 2 लाख रुपए क्या है? कैपिटल रिजर्व। आप 10 लाख रुपए की एसेट को 12 लाख रुपए में बेच दिए तो आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट रियलाइज कर लिया और इसलिए ये कैपिटल रिजर्व है। और अगर अपनी एसेट को 10 लाख की 12 लाख की बोलना शुरू कर दिए, रियलाइज नहीं की हो, तो यही क्या है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, ये भी एक कैपिटल प्रॉफिट है जो आपने रियलाइज नहीं किया है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसे कैपिटल रिजर्व में कंसीडर करते भी हैं और कुछ काम के लिए कंसीडर नहीं भी किया जाता है। जब कारो 2016 की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी होगी तो रीवैल्यूएशन रिजर्व शैल बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल रिजर्व, और आप क्या करोगे? इसे भी कंसीडर करोगे। तो व्हाट यू नीड टू कंसीडर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, यू नीड टू कंसीडर ऑल द कैपिटल रिजर्व्स, ऑल द रेवेन्यू रिजर्व्स एज वेल एज रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है रीवैल्यूएशन रिजर्व इफ एनी शुड आल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। रीवैल्यूएशन रिजर्व को भी कंसीडर करना है व्हाइल डिटरमिनिंग द फिगर ऑफ रिजर्व्स फॉर लिमिटेड पर्पस फॉर डिटरमिनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर। कह रहा है रीवैल्यूएशन रिजर्व को रिजर्व में कंसीडर करना है, लेकिन ये याद रखिएगा ये हमेशा रिजर्व नहीं कहलाता। बहुत सारे कामों के लिए इसे रिजर्व माना ही नहीं जाता है, लेकिन कारों की एप्लीकेबिलिटी के लिए इसे रिजर्व